छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करने वाला प्रथम कलचुरी शासक कौन था? तो देखिएगा, कलिंग राज। ये तो भाई छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक था, लेकिन कलिंग राज के पहले भी काफी सारे कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। कलचुरी मूलतः कहां से थे? त्रिपुरी से थे। त्रिपुरी में ये लोग शासन करते थे ना, और त्रिपुरी से ही कुछ लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के सत्ता स्थापित करते हैं और यहां पर अपना शासन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आक्रमण किया था शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने, जिसने पाली के बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित किया था। पाली में था ना विक्रमादित्य बाणवंशी शासक, तो शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने पाली के बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य को पराजित किया और उस क्षेत्र को अपने भाइयों के अधीनस्थ करके खुद वापस त्रिपुरी आ गया। ये त्रिपुरी का शासक था। अब जो शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय हैं, इनके जो भाई लोग थे वो लोग पाली में रूल कर रहे थे, लेकिन जो विक्रमादित्य है बाणवंशीय शासक, वो जो है वापस अटैक करता है पाली में और शंकरगढ़ मुग्धतुंग के भाइयों को भगा देता है। वो लोग वापस चले आते हैं और पाली पर, उस क्षेत्र पर पुनः बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से प्रथम कलचुरी शासक शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल गरियाबंद जिले में नहीं है? तो भाई गरियाबंद जिले में क्या क्या है? कांदा डोंगर है, छोटे डोंगर ये नारायणपुर में है, यही आपका आंसर होगा। ये कहां पर है? छोटे डोंगर नारायणपुर में। एक है बड़े डोंगर, जो कि कोंडागांव में बड़े डोंगर, नारायणपुर में छोटे डोंगर। कांदा डोंगर कहां पर है? गरियाबंद में। टेंगनाही डोंगर ये भी गरियाबंद में है। कचना धुरवा ये भी गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। ये ना हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों का पुराना नाम है और ये वर्तमान नाम। कोमोमंडल क्षेत्र ये बोला जाता है पेंड्रा को बोला जाता था कोमोमंडल क्षेत्र। डांडोर क्षेत्र बोलते थे सरगुजा को। डांडगुला ये सूरजपुर को बोला जाता था। भ्रमरकोट बोला जाता था बस्तर को। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। तो इस तरह से किन क्षेत्रों को प्राचीन समय में, पुराने समय में क्या बोला जाता था, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका उत्तर होगा 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि, अरे ये क्या होगा, माफी चाहूंगा, इसको ठीक किया, 1 मिनट, हाँ ठीक हो गया। तो पांडु वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, ये आपको बता रहा है। तो देखो, इंद्रबल ये जो है पांडु वंश का संस्थापक था, खुद राजा नहीं बना, अपने पुत्र को इसने, अपने पिता को इसने राजा बनाया। महाशिव तिवरदेव यही जो है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। हर्षगुप्त ये जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन का पिता था। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांड्य वंश का महानतम शासक हुआ। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि महाशिवगुप्त तिवरदेव द्वारा धारण किया गया था। कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, उसने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो 2 लोग सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे, एक तो पांडुवंशीय शासक महाशिव तिवरदेव और दूसरा कलचुरी वंश का शासक पृथ्वीदेव द्वितीय। सकल कोसलाधिपति इसका मतलब होता है संपूर्ण कोसल का अधिपति। अगला क्वेश्चन दिया है, रत्नदेव प्रथम के विषय में क्या सत्य नहीं है? ये बोल रहा है रतनपुर को राजधानी बनाया। बिल्कुल ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को राजधानी बनाया। अगला दिया है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। अभी मैंने पीछे बताया कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने धारण किया था और पांडु वंश के शासक महाशिव तिवरदेव ने। इनके अलावा किसी ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण नहीं की। तो ये कथन गलत है, मतलब यही आपका उत्तर नहीं है। अगला भी देख लेते हैं, तुम्बाड़ में रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है, ये काफी बार पूछा गया है। तो तुम्बाड़ में रत्नदेव प्रथम द्वारा रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया गया। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में महामाया देवी का मंदिर भी बनवाया था।
अगला दिया है जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख के अनुसार राजेंद्र चोल का आक्रमण जिसमें रत्नदेव प्रथम मारा गया। तो जाजलदेव प्रथम ये जो है रत्नदेव प्रथम के बाद शासक बनता है। इसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम आता है, जाजलदेव आता है। तो जो जाजलदेव प्रथम है उसका रतनपुर अभिलेख में जिक्र मिलता है कि रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया जिसमें रत्नदेव प्रथम मारा गया। तो ये वाला कथन भी सही है। तो ध्यान रखेंगे, इनको ना अलग अलग भी पूछ देता है, मतलब कि तुम्बाड़ में रत्नेश्वर देवालय किसने बनवाया था, या फिर रत्नदेव प्रथम ने रत्नेश्वर देवालय कहां बनवाया था, ऐसे पूछा जाता है। तो आपका यहां उत्तर होगा ब, ये जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है मौर्यकालीन पुरा स्थल कोटाडोल किन नदियों के संगम पर स्थित है। सॉरी, तो मौर्यकालीन पुरा स्थल है कोटाडोल। तो ये जो है ना भाई गोपद और बनास नदी के संगम पर स्थित है, गोपद और बनास। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, गोपद और बनास नदी के संगम पर है कोटाडोल। अभी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सा डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है, ऐसा पूछा गया था, डीपाडीह के बारे में है जहां तक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, तो कर लेते हैं। पहला दिया है बाहर शाह ने राजधानी छुरी कोसगई स्थानांतरित की। ये जो बाहर शाह है कलचुरी शासक था, रतनपुर का कलचुरी शासक था, इसने जो है छुरी कोसगई राजधानी स्थानांतरित किया, बिल्कुल सही है। अगला दिया है कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की, ये भी बिल्कुल सही है। राज सिंह ने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना, ये भी सही है। जो राजसिंह का बेटा था ना वो सुसाइड कर लेता है, तो उसके बाद राजसिंह ने मोहन सिंह जो कि रायपुर शाखा का था इसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है। लेकिन राजसिंह की मृत्यु के बाद मोहन सिंह रतनपुर शाखा का शासक नहीं बनता है। राजसिंह जो है ना रतनपुर कलचुरी शाखा का शासक था, इसका पुत्र जब आत्महत्या कर लेता है तो रायपुर के मोहन सिंह को गोद ले लेता है। लेकिन जब राजसिंह की मृत्यु होती है तो मोहन सिंह रतनपुर का शासक नहीं बनता है। होता यह है कि मोहन सिंह उस समय राजधानी में नहीं होता है, तो राजसिंह जब मृत्यु शैया पर होता है तो वो जो है सरदार सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना करके मर जाता है। तो बाद में फिर बड़ा मतलब क्या कहते हैं काफी कुछ मतलब गड़बड़ भी हो जाता है। हालांकि मोहन सिंह कभी भी रतनपुर का शासक नहीं बना, बाद में फिर ये बाद में बनता है, बाद में। हाँ, तो ये ध्यान रखना, राज सिंह के बाद सरदार सिंह बना, ये बाद में मोहन सिंह आता है। तो ये भी सही है। तो तीनों कथन यहां पर सही है, ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में कोचई क्या है। तो भाई कोचई क्या है छत्तीसगढ़ी में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे भाजी वगैरह का नाम पूछा था ना एक बार, तो अरबी को कोचई कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कोरबा जिले में स्थापित है, तो बिल्कुल सही है। कोरबा जिले में जो स्थित है ना मिनी माता बांध में, जो हसदेव मिनी माता बांध है, वहां पर स्थापित किया गया है। ये स्थापित हुआ था वर्ष 1994-95 में। कब बना था? 1994-95 में ये बना था। और यहां पर टोटल 120 मेगावाट जल विद्युत तैयार किया जाता है। 3 यूनिट लगे हुए हैं, 40 मेगावाट, 40 मेगावाट के 3 यूनिट। अगला दिया है तो ये सही है, सबसे पुराना मतलब छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कोरबा जिले में है। अगला दिया है सीकासार जल विद्युत परियोजना पैरी नदी पर है, ठीक है, ये भी गरियाबंद जिले में है, 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। अगला दिया है बोधघाट परियोजना से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। भाई बोधघाट परियोजना बना ही नहीं है, तो यहां से विद्युत कहां से उत्पादन होगा। हालांकि अगर यह परियोजना बन जाए तो यहां पर लगभग 300-400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो सही कथन चुनने को बोल रहा है, तो पहला और दूसरा ही सही है। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ अभ्यारण्य, दूसरे तरफ उनका स्थापना वर्ष। तो देख लेते हैं 12वां पारा। तो पहला 12वां पारा कहां से आ गया, ये तो नीचे है, सीता नदी। तो देखो सीता नदी, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। सीता नदी कब बना था? 1974 में। भैरमगढ़ की स्थापना हुई थी 1984 में। 12वां पारा
ये बना था 1978 में। गोमर्दा ये बना था 1975 में। तो इस तरह से आपका कूट क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, ये आपका कूट होगा। सीता नदी जो है धमतरी जिले में है। भैरमगढ़ ये बीजापुर जिले में है। बारनवापारा महासमुंद में है। गोमर्दा रायगढ़ में है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो 3 4 1 2 ये आपका कूट है, 3 4 1 2 ये। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।